हेलो बच्चों, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का 4th चैप्टर नियोजन या प्लानिंग, इसका हम अगला टॉपिक देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है नियोजन के प्रकार, तत्व या घटक, टाइप्स, एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। ये वीडियो थोड़ा पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे चलेंगे, क्योंकि नियोजन के तत्व यहाँ पर दिए हैं: लक्ष्य, व्यूह रचना, उद्देश्य, नीतियां, कार्यविधियां, तरीके, नियम, बजट और कार्यक्रम। ये जो सारे तत्व हैं वो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरे तत्वों को समझाया है। एक बार में मैं 2 तत्व समझाऊंगी। तो मेरे पिछले वीडियो में आपने लक्ष्य और व्यूह रचना, ये 2 तत्व समझे हैं। आज हम समझेंगे उद्देश्य और नीतियां। तो अब हम देखते हैं उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स। तो नियोजन का, किसी भी उपक्रम के लिए नियोजन का सबसे प्रथम कार्य है उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण करना। उद्देश्य परिणाम होते हैं। जिस प्रकार लक्ष्य भी परिणाम होते हैं, उसी प्रकार उद्देश्य भी अंतिम परिणाम होते हैं, और जिनकी प्राप्ति के लिए क्रियाएं की जाती हैं। जब उद्देश्य तय हो जाएंगे किसी भी उपक्रम के, तब उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है। ये केवल नियोजन के अंतिम बिंदु नहीं है, ये प्रबंध के भी अंतिम बिंदु है। प्रबंध के अंतर्गत हमने देखा था संगठन, कर्मचारियों की नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, उत्प्रेरणा और नियंत्रण। इन सब के भी ये अंतिम बिंदु होते हैं। यानी जब उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं, तब उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, ये नियोजन का प्रथम कार्य, और अंतिम भी यही है कि इस उद्देश्य को अंत में प्राप्त करना। अंतिम प्राप्ति का बिंदु भी यही है। आजकल उद्देशानुसार प्रबंध किया जाता है। यानी क्या उद्देश्य है, उसके अनुसार आगे सारा प्रबंध किया जाएगा कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए। उद्देश्य सभी प्रकार के नियोजन और अन्य प्रबंधकीय कार्यों के प्रारंभिक बिंदु होते हैं। सारे प्रबंधकीय कार्य किस प्रकार किए जाए, उनके प्रारंभिक बिंदु है उद्देश्य। अब उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्य। किसी भी उपक्रम में अल्पकालीन उद्देश्य, इनको हम विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं, ग्राहकों की सेवा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना होता है। यानी हम किसी भी उपक्रम को शुरू करेंगे तो उसका अल्पकालीन रहेगा कि जो ग्राहक हमारे पास आ रहा है कोई सामान खरीदने, उसको संतुष्टि प्रदान हो और उसको कम से कम मूल्य पर अच्छी से अच्छी वस्तु प्राप्त हो। ये अल्पकालीन उद्देश्य हमारा रहेगा। लेकिन इसके पीछे दीर्घकालीन क्या उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। ये तो उद्देश्य रहता ही है, लेकिन ये दीर्घकालीन उद्देश्य रहता है। अल्पकालीन उद्देश्य हम किस प्रकार से ग्राहक को संतुष्ट करें, किस प्रकार ग्राहक को लुभाएं कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हमारे पास निरंतर आते रहें। अब हम देखते हैं दूसरा उद्देश्य। उद्देश्य का प्रकार है प्रमुख और गौण। तो प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक संगठन के मुख्य ध्येय से संबंधित होते हैं। संगठन के अच्छे मानवीय संबंधों का विकास करना, न्यूनतम लागत पर अच्छी किस्म की वस्तु को बनाना और सामाजिक कल्याणकारी सेवाओं में सक्रिय रूप प्रदान करना, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य हो गया। और इसके पीछे हमारे गौण उद्देश्य इन प्रमुख उद्देश्यों के ही सहायक होते हैं। जैसे किसी भी प्रक्रम में प्रमुख उद्देश्य मान लो किसी एक प्रक्रम का कि सूती वस्त्र निर्माण करना, लेकिन इस वस्त्र निर्माण के प्रक्रम में कई विभाग भी होंगे और वो विभाग वस्त्र बनाने का, अंतिम वस्त्र बनाने के लिए हर प्रकार से सहयोग करते हैं अपना अपना कार्य करके। तो गौण जो है, गौण उद्देश्य
प्रमुख उद्देश्य को लेकर रहेंगे, उसकी पूर्ति करने में सहायक होंगे। ऐसे उद्देश्य गौण उद्देश्य कहलाएंगे। यानी जो अलग अलग छोटे छोटे विभाग हैं, उन विभागों को का कार्य देखना, ये गौण उद्देश्य होगा। अब उद्देश्य निर्धारित करने के लिए कुछ कार्यों की आवश्यकता होती है। लाभ कमाने के लिए उद्देश्य का निर्धारण क्यों किया जाता है? तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। फिर लागत में कमी करने के लिए, लागत में यानी ऐसा उद्देश्यों का निर्माण इसलिए किया जाता है कि लागत में कमी हो। पहले से ही हम उद्देश्य लेके चले तो लागत में कमी की जा सकती है। फिर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, संस्था की ख्याति बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए और सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए व्यावसायिक संस्था के लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं किसी भी। इसके बाद अभी हमने देख लिया कि नियोजन के तत्व घटक या प्रकार में से तीसरा है उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स। अब हम चौथा देखते हैं नीतियां या पॉलिसीज। तो नीतियों का नियोजन एक अन्य तत्व या संघटक है। एक योजना उद्देश्य को तो परिभाषित करती ही है, साथ ही ये भी बताती है कि उन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जाए। हमने जब लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, फिर हमने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यूह रचना कर ली, उद्देश्य बना लिए। अब इन उद्देश्यों को किस प्रकार से कार्य रूप में परिणित करना है, कैसे उनसे यानी किन किन क्रियाओं के माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, उसके लिए जो नीतियां बनाई जाएंगी वो इन नीतियों के अंतर्गत आएंगी। किस प्रकार से कार्य करके उद्देश्य प्राप्त किए जाए वो नीतियां कहलाती हैं। उद्देश्य प्रबंधकों को यह स्पष्ट करते हैं कि उन्हें क्या करना है और नीतियां यह स्पष्ट करती है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करना है। उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करना है ये जो तय होगा, ये जो कार्यक्रम तय होंगे वो नीतियों के अंतर्गत आएगा। नीतियां उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सिद्धांतों का सामान्य विवरण होती है। अब संगठनात्मक स्तर के आधार पर नीतियों को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला हो गया आधारभूत नीतियां, दूसरा हो गया सामान्य नीतियां और तीसरा हो गया विभागीय नीतियां। हम इन नीतियों को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। अब इनमें से जो आधारभूत नीतियां हैं वो आधारभूत नीतियां सामान्यतः प्रबंधकों द्वारा की जाती हैं, उच्च प्रबंधकों द्वारा। हमने जब पिछले समय प्रबंधक पाठ पढ़ा था, प्रबंध पाठ पढ़ा था, तब हमने देखा था प्रबंध के स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, है ना, और फिर सबसे नीचे प्लेटफॉर्म। तो ये जो आधारभूत नीतियां होती है ये व्यवसाय को प्रमुखता से अपने साथ लिए रहती हैं। ये आधारभूत नीतियां सर्व प्रमुख नीतियां हैं और ये प्रबंधकों के उच्च स्तरों के द्वारा इन नीतियों का निर्धारण किया जाता है। ये नीतियां संगठन की प्रत्येक इकाई को प्रभावित करती हैं और विस्तृत होने के साथ साथ पर्याप्त महत्वपूर्ण भी होती हैं। ये नीतियां विस्तृत भी होती हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इसके अंतर्गत आता है ग्राहकों की संतुष्टि, ग्राहकों के हितों का ध्यान रखना एक आधारभूत नीति है। यानी लंबे समय के लिए व्यवसाय को किस प्रकार से स्थायी किया जाए, किस प्रकार ग्राहकों का ध्यान रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक निरंतर बने रहें। तो ये कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों का होता है, आधारभूत नीतियां तय करना। फिर सामान्य नीतियां मध्य स्तरीय प्रबंधकों के से संबंधित होती हैं और उन्हीं के द्वारा लागू की जाती हैं। ये नीतियां विशिष्ट प्रकृति की होती है और इनका क्षेत्र भी सीमित होता है। सामान्य नीतियां विशिष्ट प्रकार की होती हैं
और जो इनको बनाते हैं वही इनको लागू करते हैं। फिर विभागीय नीतियां निम्न स्तरीय प्रबंधकों तथा फोरमैन, सुपरवाइजर इनसे संबंधित होती है और दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभागीय क्रियाओं पर लागू होती है। विभागीय नीतियां यानी किसी भी प्रक्रम के अलग अलग विभाग होंगे तो उन विभागों में जैसे चार्जमैन हो गए, उन विभागों के प्रमुख हो गए, इनके द्वारा ये नीतियां बनाई जाती हैं और बिल्कुल निम्न स्तर तक लागू की जाती हैं और इनसे ही कार्य कराकर किसी भी उद्देश्य की सफलता प्राप्त होती है। तो अभी अपन ने देखा कि नीतियों को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक अच्छी नीति की क्या विशेषताएं हैं। यदि किसी भी प्रक्रम के लिए नीति अच्छी बनानी है तो ही सफलता प्राप्त हो सकती है। नीतियां अच्छी होंगी तो ही सफलता प्राप्त हो सकती है। यह संस्था के उद्देश्यों से संबंधित होनी चाहिए और उन सभी व्यक्तियों को स्पष्ट होनी चाहिए जिनके द्वारा ये नीतियां लागू की जा रही हैं। यानी संस्था के उद्देश्यों से संबंधित सभी व्यक्तियों को स्पष्ट भी होना चाहिए। यानी नीतियां ऐसी हो कि जो संस्था का उद्देश्य है उससे संबंधित हो और जिन व्यक्तियों के द्वारा इनको लागू करवाना है उन व्यक्तियों को पूर्णतः ये नीतियां स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए, तभी वो इसे अच्छे से क्रियान्वित करवा सकेंगे। फिर सरल भाषा व लिखित में होनी चाहिए। नीतियों की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति यदि लिखित हो और लिखित भी होनी चाहिए कि यदि प्रत्येक व्यक्ति पढ़ता है उस उपक्रम से संबंधित तो प्रत्येक व्यक्ति को ये नीतियां सरल भाषा में लिखी होने के कारण समझ में आनी चाहिए। फिर नीतियां स्थिर होनी चाहिए। यानी नीतियां स्थिर तो होनी चाहिए, लेकिन यदि व्यवसाय में कुछ ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाए तो तुरंत उसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश भी होनी चाहिए, तभी वो नीतियां लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगी। स्थिर भी होनी चाहिए लेकिन आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील भी होनी चाहिए। फिर है न्यायोचित व पूरी करने योग्य। नीतियां न्यायोचित होना चाहिए, यानी न्याय करने वाली होना चाहिए और योग्य होनी चाहिए और उन नीतियों को पूरा करने के योग्य भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नीति बहुत अच्छी बने लेकिन उसमें व्यवहारिक बहुत सारी कठिनाइयां आ जाए तो उनको पूरा न किया जा सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो इसे लागू करे वह स्वतंत्र हो। यानी इन नीतियों को लागू करने वाले व्यक्ति या वो करने वाले पद इतने स्वतंत्र होने चाहिए कि उनको यदि थोड़ी बहुत नीतियों में परिवर्तन करके लागू करना पड़े तो वो स्वतंत्र होने चाहिए परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि कभी कभी जो कागजों में बनी हुई नीतियां होती है वो व्यवहार रूप में लाने में बहुत कठिनाई होती है, उनमें थोड़ा बहुत बदलाव होने की आवश्यकता महसूस होती है। तो यदि जो व्यक्ति इसको लागू कर रहा हो वो व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वो थोड़ा बहुत बदलाव उसमें कर सके। फिर ये कंपनी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि कंपनी का जो सामाजिक वातावरण है उस वातावरण को खराब न करें, जो आर्थिक वातावरण है उसको खराब न करें और राजनीतिक जो वातावरण है उसको भी खराब न करें। इन तीनों वातावरणों के अनुकूल यानी नीतियां बनाने वालों ने पहले अपने कंपनी के या अपने प्रोजेक्ट के वातावरण को ध्यान में रखते हुए ही इन नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। फिर यहाँ देखिए, विस्तृत हो जिनमें अन्य क्रियाएं शामिल हो सके। नीतियां विस्तृत होनी चाहिए और इन विस्तृत नीतियों के अंतर्गत ही अन्य क्रियाएं भी शामिल हो सकती हैं। इतनी विस्तार पूर्वक की जाए कि उनमें दूसरी भी क्रियाएं शामिल हो सके। फिर यह एक सिद्धांत हो जिसके द्वारा कार्य के नियम बना सके। नीतियां एक सिद्धांत के रूप में हो जिसके द्वारा कार्य करने के लिए कुछ नियम बनाए जा सके। फिर कार्य करने की विधि व्यापक शब्दों में लिखी हो। इन नीतियों के माध्यम से जब कार्य करवाना है तो वो कार्य कराने के लिए जो जिस भी विधि का चयन किया जाए
वो विधि व्यापक शब्दों में यानी शॉर्ट में न लिखी हो, विस्तार में वो विधि लिखी हुई हो। जिस विधि से इन नीतियां बनाई गई हैं, उस नीतियों को लागू करने की जो विधि है वो स्पष्ट लिखी होनी चाहिए। फिर इसे अपनी क्रिया क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट करना चाहिए, यानी नीतियां ऐसी हों कि जो उसका जो क्रिया क्षेत्र है, यानी किन क्षेत्रों पर ये नीतियां क्रियान्वित होने वाली है, उनकी सीमाओं को स्पष्ट करना चाहिए। तो अभी हमने देखा उद्देश्य और नीतियां, नियोजन के प्रकार, तत्व या घटक के अंतर्गत हमने आज ये 2 हेडिंग्स उद्देश्य और नीतियां देखी। अब तक हमने लक्ष्य, व्यूह रचना, उद्देश्य और नीतियां, ये 4 जो इसके तत्व हैं ये हम देख चुके हैं। अब मैं अगले वीडियो में क्रिया विधियां, तरीके, इनको समझाऊंगी। तो ये पूरा समझने के लिए जरा इसके पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को सबको देखेंगे, तब ये नियोजन के प्रकार या तत्व आपको अच्छी से समझ में आएंगे। अब मैं फिर से एक बात बता दूं कि क्या आपने सुश्री चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? यदि नहीं किया है अभी भी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।